नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष चौधरी। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने बीएसटीसी प्रथम वर्ष और बीएसटीसी द्वितीय वर्ष के द्वारा अपनी फाइल्स के अंतर्गत बनाई जाने वाली फाइल क्रियात्मक अनुसंधान की फाइल। यह क्रियात्मक अनुसंधान की फाइल बीएड के अंदर भी बनती है और बीएसटीसी दोनों के अंदर बनाई जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान, सबसे पहले देखिए हम इस फाइल के अंदर जैसे हमने अपनी पिछली फाइलों में बनाया है इंडेक्स बनाएंगे, लेकिन इस फाइल में हम सबसे पहले आमुख तैयार करेंगे। आमुख जिसे प्राक कथन कहा जाता है या भूमिका कहा जाता है। जिस प्रकार से कि एक पुस्तक के अंदर एक आमुख होता है फर्स्ट पेज पर, वैसे ही हमें अपनी इस फाइल का एक आमुख तैयार करना है, जैसे कि हमने इस फाइल के अंदर किया हुआ है कि इसके अंदर हमने किन किन तथ्यों को लिया है और उसी से हमने ये पुस्तक तैयार की है, यानी एक छोटी पुस्तक के रूप में यह फाइल तैयार की है। इस फाइल को तैयार करने के लिए हमने किन किन का निर्देशन प्राप्त किया है, किन का सहयोग प्राप्त किया है, हमने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं जिनके माध्यम से हमने अपना ये कार्य पूर्ण किया है, उन सभी का इसके अंदर उल्लेख किया जाता है और ये होता है आमुख। अब आता है हमारा इंडेक्स, विषय सूची। ये देखिए अभी हमारे इंडेक्स बना हुआ है। इंडेक्स में हमने 10 पॉइंट लिए हैं, प्रत्येक पॉइंट के आगे उनके पेज नंबर लिखे गए हैं और ये है अब हमारा पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 में पहले हमने परिचय दिया है किसका, क्रियात्मक अनुसंधान का, कि सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग कब किया गया और किसके द्वारा किया गया, अर्थात 1926 ईस्वी में बंकिंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स के अंतर्गत इस शब्द का प्रयोग किया है। फिर इस क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग प्रयोगात्मक रूप से सैन्य क्षेत्र में 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान केलियर के द्वारा किया गया। फिर इसके बाद हमने यहाँ लिखा है कुर्ट लेविन ने 1946 ईस्वी में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सामाजिक क्षेत्र में किया है। 1953 ईस्वी में अमेरिका ने क्रियात्मक अनुसंधान की धारणा को जन्म दिया और शिक्षा के क्षेत्र में इसे लागू किया। और फिर यह विख्यात अमेरिकी शिक्षा शास्त्री स्टीफन एम कोरे के द्वारा शिक्षा के अंदर इसका प्रयोग किया गया। ये पूरा हमने क्रियात्मक अनुसंधान का परिचय हमारे पेज नंबर 1 के अंदर दिया है। इसके बाद देखिए ये हमारा पेज नंबर 2, जिसके अंदर हमने ली हैं क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषाएं, जिसमें हमने सबसे पहले ली है एम.एस. कोरे की, दूसरी हमारी है गुड की, तीसरी हमारी है मुनरो की। इसके बाद आती है हमारा पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में हमने स्टीफन एम कोरे की पुस्तक का नाम लिखा है एक्शन रिसर्च, जो 1953 ईस्वी में आई थी और जिसके अंदर बताया गया था कि क्रियात्मक अनुसंधान में कि अनुसंधान 2 प्रकार का होता है, एक मौलिक अनुसंधान होता है और एक क्रियात्मक अनुसंधान होता है। मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान दोनों में अंतर दिखाया गया है और ये अंतर आपके सामने इस प्रकार से यह लिखा गया है। दोनों में मौलिक और क्रियात्मक दोनों अनुसंधानों में प्रयोग के बाद अब हमारा आता है पेज नंबर 4 और पेज नंबर 4 पर भी उन्हीं दोनों का अंतर इसमें लिखा हुआ है। फिर इसके बाद हमारा पेज नंबर 4, जिसके अंदर नीचे क्रियात्मक अनुसंधान संबंधी समस्याएं, देखिए यहाँ तक के हमारे पेज 4 तक के हमारे प्रश्न बनते हैं कि सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग कब किया गया, 1926 में। इसका आंसर बनता है 1926 में। सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किसने और कब किया, 1926 में बंकिंघम के द्वारा अपनी पुस्तक में किया गया। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया, एम.एस. कोरे के द्वारा किया गया। कब किया गया, 1953 में किया गया। हमारा यहाँ दूसरा प्रश्न बनता है। हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ बनता है कि मौलिक अनुसंधान क्या होता है। वैज्ञानिकों के द्वारा मूल से किसी चीज की खोज की जाती है जो विज्ञान के क्षेत्र में होता है, वो मौलिक अनुसंधान होता है। यहाँ हमारा एक और प्रश्न बनता है क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। क्रियात्मक अनुसंधान किसी भी क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्या का त्वरित हल निकालना क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। ये हमारा बन गया आंसर।
इसके बाद आता है क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान में क्या अंतर होता है। ये अंतर हमें सारे याद करने होंगे, तो उससे हमें सारे अंतर याद हो जाएंगे। फिर इसके बाद आता है क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं। शिक्षण क्षेत्र में यानी शैक्षिक जो वातावरण है, शैक्षिक वातावरण में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु जो अनुसंधान किया जाता है वो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। और इसके दौरान हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, यानी क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित शैक्षिक वातावरण में हमारे सामने समस्याएं भौगोलिक जो आधारभूत समस्याएं हैं उनसे संबंधित आ सकती है, कक्षा के विद्यार्थियों से संबंधित आ सकती है, शिक्षकों संबंधी आ सकती है। तो उनमें से हमारे सामने ऐसी कौन सी समस्या आई कि जिसके ऊपर हमारे द्वारा यह कार्य किया गया, तो वो चीज़ें भी हमें इसके अंदर लिखनी होती हैं। चलिए पहले तो हम देखते हैं इसमें क्या है क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं। पहला, बाल व्यवहार संबंधी कि बच्चा चोरी करता है, ज़रूरत से ज़्यादा शरारत करता है, शोर मचाता है, टीचर पढ़ा रहा होता है उसे पढ़ाने नहीं देता है, कोई कार्य कर रहा होता है तो उसे कार्य नहीं करने देता, बीच बीच में झगड़ा करने लग जाते हैं आदि। यह सारी बाल संबंधी समस्याएं होती हैं। शिक्षण संबंधी समस्याएं, बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है, गृह कार्य नहीं कर रहा है, शुद्ध उच्चारण नहीं कर रहा है, शिक्षक के बारे में अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है या शिक्षक की बातों की अवहेलना कर रहा है, यह सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब आता है हमारा पेज नंबर 5, परीक्षा संबंधी समस्याएं। परीक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, वस्तुनिष्ठता आदि का न होना या परीक्षा और शिक्षण का आपस में कोई संबंध नहीं है, इस प्रकार की समस्याएं भी परीक्षा संबंधी समस्याओं में आ सकती हैं। फिर आता है विद्यालयी संगठन एवं प्रशासन संबंधी समस्याएं। कक्ष में किसी चीज़ का अभाव है, स्थान में किसी चीज़ का अभाव है, फर्नीचर का अभाव है या वाचनालय नहीं है, शौचालय नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है आदि, इस प्रकार का जो अभाव है वह इस पॉइंट के अंतर्गत आता है। फिर आता है हमारी पाठ्यंत्र क्रियाओं संबंधी समस्याएं कि पाठ्यंत्र जो क्रियाएं हैं उनमें पर्याप्त साधन नहीं है, कोई सहायक सामग्री नहीं है या किसी भी चीज़ की कमी है या लैब नहीं है, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वह इनके अंतर्गत आती हैं। और देखिए ये फाइल कितनी अच्छी, कितनी क्रिएटिव रूप से बनाई गई है, सिंपल सी चीज़ें हैं और इतनी आकर्षक लिखी हैं। आगे आता है हमारा पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 के अंदर दिए गए हैं क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान, जो 7 सोपान होते हैं कि हमारे सामने देखिए जिस प्रकार हमारे घर में भी काफ़ी समस्याएं होती हैं लेकिन उनमें से किसी एक समस्या को चुनकर ही हम उसका हल ढूंढते हैं, उसी प्रकार से हमारे शैक्षणिक वातावरण यानी हमारे विद्यालय के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती है जो समय समय पर हमारे सामने आती रहती हैं, लेकिन हम सभी समस्याओं को तो एक दिन में हल नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ हम किसी एक समस्या का चुनाव करते हैं। तो वो हमारा पहला पॉइंट है, समस्या का चयन। दूसरा, कार्यों के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना। तीसरा, योजना का चयन या उपकल्पनाओं का निर्माण। पांचवा, तथ्य संग्रहण के लिए विधि का निर्माण। पांचवा, तथ्यों का संकलन। छठा, तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष। सातवां, दूसरों को परिणामों की सूचना देना। इस प्रकार से क्रियात्मक अनुसंधान के ये 7 सोपान हैं। अच्छा, क्रियात्मक अनुसंधान क्यों किया जाता है, इसके उद्देश्य या इसका प्रयोजन क्या है, वो हमने हमारे इस पॉइंट के अंतर्गत लिखा है कि किसी भी समस्या को हल करके अध्ययन को सुचारू रूप से करने हेतु और विद्यार्थियों को बहुत ही प्रभावी अधिगम कराने हेतु हम शिक्षण क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। वो सारी बातें मैंने इसके अंदर लिखी हैं। ये हमारा पेज नंबर 6 और अब आता है हमारा पेज नंबर 7। जो हमारा बचा हुआ जो पीछे वाला मैटर था जिसमें था क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य, उन्हीं को मैंने यहाँ पेज नंबर 7 पर ऊपर लिखा है। इसके बाद हमारा पॉइंट बनता है स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में शोध का उद्देश्य। यानी स्कूली शिक्षा है, ये विद्यालय का जो वातावरण है उसके अंदर हमें शोध की जरूरत कहाँ पड़ जाती है, हमें वहाँ क्यों अनुसंधान करना पड़ता है, वहाँ इस चीज़ का कारण लिखा है क्योंकि कक्षाओं में विद्यालयों के अंदर भी कई कार्य या कई क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमें शोध करने पड़ते हैं और उन्हीं शोध के माध्यम से हम अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। अब आता है हमारा पेज नंबर 7।
हाँ, हमारे पेज नंबर 6 के ऊपर हमारा प्रश्न बनता है कि क्रियात्मक अनुसंधान के कितने सोपान होते हैं। हमें ये अपने 7 सोपान याद होने चाहिए। इसके बाद आता है हमारा पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 के ऊपर हमने क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया लिखी है कि हम किस प्रकार से अपने शोध को हल करते हैं, यानी हम इसके लिए क्या क्या कार्य करते हैं। हम समस्या का पहले चुनाव करते हैं, फिर उस समस्या के समाधान के लिए हम ऐसी परिस्थितियां तैयार करते हैं, फिर हम उसके लिए अपने बड़ों का सहयोग लेते हैं। इस प्रकार के जो क्रियात्मक शोध की जो प्रक्रिया है उसको इसके अंदर लिखा गया है। ये यहाँ पर भी है और ये पेज नंबर 9 पर भी आपको इसका भाग मिल जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं क्रियात्मक शोध के चरण फिर आप वही लगाओगे जो पीछे हम सोपान करके आए क्रियात्मक अनुसंधान के। तो यहाँ क्रियात्मक शोध के जो चरण हैं कि पहले समस्या का पता लगाना, फिर उसके आंकड़ों को इकट्ठा करना, फिर आंकड़ों की विवेचना करना, इसके बाद आंकड़ों की विवेचना से प्राप्त जानकारी के ऊपर कार्य करना, फिर चिंतन करना, फिर मूल्यांकन करना। इस प्रकार से ये क्रियात्मक शोध के जो चरण हमारे पेज नंबर 9 पर थे, 3 तो मैंने यहाँ लिखे हैं। देखिए, समस्या का पता लगाना, आंकड़ों का चयन करना, आंकड़ों की विवेचना करना, और अगले 3 हैं पेज नंबर 10 पर। यहाँ पे देखिए, फिर इसके बाद आता है क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं कि कहाँ कहाँ क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। शिक्षकों से संबंधित भी होता है, बालकों से संबंधित भी होता है, शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित भी होता है, विषय वस्तु से संबंधित भी होता है, और विद्यालय अर्थात हमारी संस्था से संबंधित भी होता है। अब ये क्या, यहाँ तक का तो हमारा मैटर था, सबका जो सेम होता है कि ये होती क्या है क्रियात्मक अनुसंधान। आगे की हमारा आंकड़ा बनता है जब हम इंटर्नशिप के लिए जाते हैं 96 या 28 दिन के लिए, 28 दिन यानी फर्स्ट ईयर में, और 96 डे जो हम की सेकेंड ईयर में गए थे। तो यदि हमने ये जिस भी क्लास की फाइल बनाई है, जब हम इंटर्नशिप पर गए उस दौरान उस स्कूल में हमारे सामने कौन सी ऐसी समस्या आई जिस पर हमने क्रियात्मक अनुसंधान किया। जैसे इस फाइल में देखिए, समस्या क्या आई थी, छात्रों के द्वारा गृह कार्य पूर्ण करके न लेकर आना उस समय सबसे बड़ी समस्या थी। अब क्या किया इसके बाद, योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान का उद्देश्य क्या था कि विद्यार्थियों में गृह कार्य पूरा करने की प्रवृत्ति को जगाना, छात्रों के अंदर गृह कार्य के महत्व को समझाना। अब यहाँ प्रश्न बनता है, एक तो यहाँ प्रश्न बनता है कि क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र कौन सा है। दूसरा आंसर रहेगा कि शैक्षिक वातावरण में जितने भी घटक हैं वो सभी क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विषय वस्तु और विद्यालय। एक प्रश्न का उत्तर ये हुआ। दूसरा हमारा प्रश्न होता है कि इस पुस्तक के अंदर आपके द्वारा कौन सी समस्या का चुनाव किया गया। इसमें उत्तर बनता है मेरे द्वारा कि इस पुस्तक के अंदर बालकों के द्वारा गृह कार्य पूर्ण नहीं किया जा रहा था, इस समस्या का चुनाव किया गया। यह हमारा पेज नंबर 10 पूर्ण हुआ। अब आइए पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पर हमारा अगला पॉइंट है विद्यालय के लिए योजना का महत्व, कि ये जो हम बालकों की गृह कार्य न करके लाने की समस्या, यदि हम इस समस्या का हल करते हैं तो विद्यालय पर इसका क्या असर पड़ता है। पड़ेगा भाई, यदि बच्चे गृह कार्य करके लेकर आएंगे, समय पर अपना अध्ययन करेंगे, तो विद्यालय का परीक्षा परिणाम काफी प्रभावित होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ विद्यालय के लिए हमारी योजना का महत्व क्या बनता है कि बच्चों के परीक्षा परिणाम पर काफी असर देखने को मिलेगा। अगला हमारा पॉइंट है समस्या का क्षेत्र, कि हमने जिस समस्या का चुनाव किया है वो कौन सी कक्षा का है। अब हम यहाँ 6th क्लास या 7th क्लास या हम 5th क्लास, जिस भी क्लास की हमने ये समस्या चुनी है उस क्लास का हमें यहाँ लिखना है। फिर आता है समस्या का विशिष्ट रूप। इसमें हमारे द्वारा लिखा जाएगा कि विद्यार्थियों में गृह कार्य पूरा न करके लाने की समस्या बढ़ती जा रही थी और विद्यार्थी पिछड़ते जा रहे थे। पाठ्यक्रम को आगे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं था। जब बच्चे गृह कार्य नहीं कर रहे तो आगे पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं था, इसीलिए हमने यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान करना उचित समझा। अब आता है हमारा पेज नंबर 12, कि आपको इस समस्या का पता कैसे चला कि ये समस्या है। हमने हेडिंग डाली समस्या के प्रमाण और सामने डाला आधार। हमने बच्चों से पूछा
कि आपने गृह कार्य क्यों नहीं किया। बच्चे कहते कॉपी घर पे रह गई, बहाने बनाने शुरू। गृह कार्य कॉपी जांचने पर जब देखा जाए तो उसमें देखा हमने कि वो गृह कार्य कंप्लीट नहीं है। पूछा क्या हुआ तो विषय में अरुचि, यानी कक्षा में उनका ध्यान न होने के कारण भी वो गृह कार्य नहीं कर रहे थे। फिर यदि पूछे कि क्या बात है, होमवर्क क्यों नहीं किया, मेरे पास पुस्तक नहीं थी। कॉपी मांगने को पूछे कि कोई बात नहीं, आप नहीं आए थे तो किसी और से कॉपी मांग लेते, तो भी बहाने बनाते कि हमारे पास कॉपी नहीं है। और यदि बैग जांचा जाता तो उनके बैग में कॉपियां मिलती, यानी बहुत सारे बहाने उनके पास थे। इस प्रकार की चीजें हमने कक्षा में जांचने से मिली। फिर इसके बाद आता है समस्या के कारणों का विश्लेषण। फिर हमने जो ऊपर ये समस्या के कारण और प्रमाण आधार निकाले, हमने इसका बैठकर इनके ऊपर विश्लेषण किया। जो विश्लेषण किया वो हमने इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर हमारा अगला आता है क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण, कि ये जो समस्या आई है इस समस्या को हल करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और यहाँ पर हमारे द्वारा एक ये और दो अगले पेज पे लिखिए उपकल्पनाएं की गई। ये पेज नंबर 13 पर देखिए, दो उपकल्पनाएं यहाँ लिखी गई हैं कि बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए हम अधिक से अधिक उदाहरण देंगे, अपने विषय को रुचिकर बनाएंगे, उन्हें होमवर्क करने पर प्रोत्साहित करेंगे या होमवर्क यहीं कक्षा में बैठकर पूर्ण करवाएंगे आदि। हमने जो चीज़ भी हमने उपकल्पनाएं की वो यहाँ लिखी गई हैं। इसके बाद आता है तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालना या समाधान करना। फिर यहाँ हमने हमारे तथ्यों के ऊपर हमने निष्कर्ष निकाला कि यदि हमने इस प्रकार से बच्चों के साथ किया तो क्या बच्चों ने गृह कार्य पूर्ण किया या नहीं किया, वो चीजें हमने यहाँ पर लिखी हैं। अब आता है हमारा पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 के ऊपर हम लिखेंगे निष्कर्ष, और निष्कर्ष निकलने के बाद ये हमारी क्रियात्मक अनुसंधान फाइल खत्म होती है। इसके अंदर हम निष्कर्ष लिखते हुए बताएंगे और सुझाव देंगे कि इस प्रकार से हमने बच्चों पर यह क्रियात्मक अनुसंधान किया और बच्चों में ये हमने सुधार प्राप्त किए। धन्यवाद।